जी, तो आज हम जो देखेंगे उसमें क्रिटिकली हमें अप्रेज़ करने हैं, कुछ और टॉपिक्स होंगे जिसमें एक रिसर्च की हमने टाइप पढ़ी है, जिसे हम आरसीटी का नाम देते हैं, रैंडमाइज़्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। इसी तरह हमने डायग्नोस्टिक स्टडीज़ को देखना है कि ऐसी कौन-सी रिसर्च हैं, ऐसी कौन-सी स्टडीज़ हैं जो किसी डायग्नोस्टिक टूल को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ऐसी स्टडीज़ जिसमें किसी डायग्नोसिस के बारे में हमें बताया गया है और उसको जब हम क्रिटिकली अप्रेज़ करेंगे, तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। और एक हमारे पास टॉपिक होगा प्रोग्नोस्टिक स्टडीज़। हमने जब प्रोग्नोसिस बनाना है, तो उनके लिए भी हमारे पास जो स्टडीज़ कंडक्ट करवाई जाती हैं, उसके लिए गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। ये 4-5 मेजर टाइप्स हैं जो एक ही चैप्टर में आपकी जो रेफरेंस बुक है, रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर इन सारे पॉइंट्स को एक ही चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। जबकि आप लिंडा वाली चैप्टर में आपको इन 5 पॉइंट्स के अलग-अलग 5 चैप्टर्स मिलेंगे। मैंने आज के चारों टॉपिक्स जिसमें हमारे पास आरसीटी, डायग्नोस्टिक स्टडी, प्रोग्नोस्टिक स्टडी एंड क्वालिटेटिव स्टडीज़, ये चारों आपसे शेयर करती हैं, अभी आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा बाकी आपने जो अच्छे से समझना होगा, इनमें कुछ टर्म्स हैं, जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जब हम डायग्नोस्टिक स्टडी की बात करेंगे, उसमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कुछ इस तरह की टर्म्स यूज़ की जाएँगी। और आजकल जो कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं, उन टेस्ट के अंदर कौन-सा टेस्ट सेंसिटिव है, कौन-सा स्पेसिफिक है। इसके अलावा जब हम पूरे बॉडी में कोई भी टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। एमआरआई एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो हम नी किसी लिगामेंटस टियर के लिए अगर एमआरआई करवा रहे हैं, तो वो टेस्ट एमआरआई नी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए कितने परसेंट सेंसिटिव है, कितने परसेंट स्पेसिफिक है, आज हम एक तो ये बात समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड हमारे पास आरसीटीज़ हैं, तो आरसीटी जब भी कंडक्ट करवाई जाती है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल, एज़ द नेम इज़ इंडिकेटिंग कि हमने इनमें 2 ग्रुप्स के अंदर अपना डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन को हम कैटेगराइज़ कर लेते हैं 2 ग्रुप्स में। और उनकी जब हमने सैंपलिंग करनी है, तो वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है। अब वो सैंपलिंग के कौन-कौन से मेथड्स हैं, एक मेथड मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ और तरह की सैंपलिंग भी होती है। वो सैंपलिंग किन सिचुएशन में की जाती है, किस वक़्त की जाती है, तो सैंपलिंग के बारे में अब मैं आपको आज कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। तो ट्राई करिएगा कि वहाँ उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ना समझ आए तो आप एट द स्पॉट मुझसे ये बात पूछ लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैं, जिसमें हम क्वालिटी मॉनिटर कर रहे होते हैं किसी रिसर्च की। तो क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा, इस पे तो आप जानते होंगे कि क्या डिफरेंस है। जब हमने स्टडीज़ की बात करना होती है, तो जितना भी डाटा है अगर हम उसको नंबर्स में शिफ्ट कर दें, हमारे पास पेन स्केल है, तो पेन स्केल पे हमने क्या किया है, पेन एक क्वालिटी थी, एक उसको हमने कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिक रेटिंग स्केल में, और वो हमारे पास क्वांटिटी बन गया, डाटा क्वांटिटेटिव कन्वर्ट हो गया। तो इसके अलावा कुछ रिसर्चेज़ होती हैं जिस पे हम क्वालिटी ही मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्चेज़ कौन-सी होंगी, वो किस तरह से कंडक्ट की जाती हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्चेज़ को हम क्रिटिकली अप्रेज़ किस तरह करेंगे, ये भी आज हमारे लेक्चर का हिस्सा होगा। तो जो रिकमेंडेड बुक है उसमें एक ही चैप्टर हाफ हमने कल किया, तो सेकंड हाफ हमारा आज रहता है, उसको आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो जो टर्म्स मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, सबसे पहले हम इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सैंपलिंग के बारे में बताता हूँ कि सैंपलिंग क्या होती है
हमने सैम्पलिंग कब करनी है और सैम्पलिंग का पर्पस क्या है, वो कब की जाएगी। और यहाँ पे ये जो मैं आपसे डिफरेंट स्लाइड्स शेयर करूँगा, ये सारा का सारा डाटा आपकी जो रिकमेंडेड बुक है उसमें पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा सैम्पलिंग की। तो हमारे पास जो डाटा है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि वेरिएबल्स में, और फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स हमने कौन कौन से अप्लाई करनी है। तो डाटा वेरिएबल्स किस तरह होते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है आपने बायोस्टैट के अंदर पढ़ा हो। तो हमें यहाँ पे मेजर इसके टाइप्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर वेरिएबल्स हैं तो वो कितनी टाइप्स के हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, हम दो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर एज और पेन का आप रिलेशन देखते हो कि एज और पेन में क्या रिलेशन है, तो इसमें एज कौन सा फैक्टर होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, और पेन वो डिपेंडेंट फैक्टर है जो कि एज पे डिपेंड कर रहा है। जीरियाट्रिक पॉपुलेशन हमारे पास जितनी भी होगी, अगर उनको जीरियाट्रिक चेंजेस की वजह से ओल्ड एज में पेन आ रहा है, तो हमारे पास अब दो कंपोनेंट्स बन गए हैं, दोनों ही वेरिएबल हैं। एज भी वेरी कर रही है और उसके साथ में जो उसका डिपेंडेंट फैक्टर है वो भी वेरी कर रहा है। इसी तरह डिफरेंट हम पैरामीटर जब रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल्स कंसीडर करना होते हैं। इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल की एक टाइप है जिसको हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के अंदर डिवाइड करते हैं। इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, एमसीक्यूज इसी तरह पूछे जाते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। अगर किसी को पता है तो मुझे वॉलंटरीली अभी रिस्पॉन्स कर दें और मुझे कोई बता दे, वरना फिर मैं आपको बताता हूँ। किसी को डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा या कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में डिफरेंस पता हो, जो बोलो तो सही, बता दो। अगर नहीं पता तब भी बता दो नहीं पता। नहीं सर, आप बता दें सही से। ठीक है, अच्छा चले इसको अब समझ लें। हमारे पास जितना भी डाटा है, अगर उसमें पॉइंट्स जिस तरह आप 1 2 3 4 5 काउंट करते हो, और 1 और 2 के दरमियान हमारे पास अगर तो पॉइंट्स में वैल्यूज भी हम कंसिडर करें 1.1 1.2 और फिर उसमें हम और 1.01 1.02, हर एक वैल्यू, दो वैल्यूज के दरमियान जब हम कंसीडर करेंगे तो वो हमारा डाटा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। और इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम जब हाइट्स मेजर करते हैं किसी भी पॉपुलेशन को, जब हम जो सैंपल साइज है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, अगर उसमें आप हाइट्स मेजर कर रहे हो सेंटीमीटर्स में, आपके पास 50% हैं जिसको आपने स्टडी करना है, और उन 50% पे जब आप डाटा मेजर करते, उनकी हाइट मेजर करते हो, तो वो आपको पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यू आ रही है 162.5 सेंटीमीटर्स। तो ये एक, या 0.5678 कुछ भी सेंटीमीटर में वैल्यू जब आएगी, तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा होगा। जबकि ऐसा डाटा जिसमें हम दो क्लियर कट वैल्यूज हों, जिसमें इन बिटवीन कोई हमारे पास ऑप्शन ना हो, उसको हम डिस्क्रीट वैल्यू या डिस्क्रीट डाटा का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, आप जेंडर लिखना चाहते हैं अपने डाटा में, और जेंडर मेल के लिए आप 1 कंसिडर कर लेते हो, फीमेल्स के लिए आप 2 कंसिडर कर लेते हो, या अगर ट्रांसजेंडर है तो आप उसका एक ऑप्शन 3 रख लेते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। हम मोस्ट कॉमनली अपनी रिसर्चेज में मेल और फीमेल्स का डाटा ही पुट करते हैं। तो अब ये 1 और 2 है, इसके इन बिटवीन तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ऐसा डाटा हमारा डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा। इसी तरह एज एक फैक्टर है, वो भी कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर हम ले लेते हैं 9 ईयर 6 मंथ 5 डेज, तो वो कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर आ जाएगा। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अब ये मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, ये
रिसर्च के कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में रिसर्च के अंदर ये अगेन पढ़ोगे। यहाँ पे ये सारी बातें बताने का पर्पस ये है कि आपकी बुक के अंदर इन टर्म्स को यूज किया गया है। अभी मैं आपका जब लेक्चर तैयार कर रहा था तो उसमें इन सारी टर्म्स को लिखा गया था, तो बजाय इसके कि मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता, मैंने कहा कि मैं आपको ये स्लाइड से बता देता हूँ। अब इसके बाद है एक हमारे पास कंफाउंडिंग एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। इसको भी ध्यान से अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कंफाउंडिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो आपके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को फैक्ट करता है। आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप किसी रिसर्च कर रहे हैं बैक पेन के ऊपर और या नी जॉइंट पेन के ऊपर, और वो किस जगह पे आप कर रहे हो, आप हिली एरियाज पे कर रहे हो जहाँ पे मौसम सर्द रहता है, या आप लाहौर में कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट टेम्परेचर है कि सख्त सर्दी पड़ रही है। तो अब इस कंडीशन पे जब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाता है तो हमारे पास अक्सर पेशेंट पेन के साथ रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट जो आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफेक्ट करे, उसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल का नाम देंगे। और इसी तरह एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये कोई एक एक्सटर्नल वेरिएबल है जिसे आप अपनी स्टडी में कंसिडर नहीं कर रहे थे, लेकिन ये एट द एंड ऑफ योर रिजल्ट या आपकी रिसर्च के एंड पे ये एक ऐसा वेरिएबल जो आपको पता चला जी कि ये भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप मॉनिटर कर रहे हैं जेंडर और पेन को, जिनके दो सिंपल से मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ कि आप मेल्स में पेन और फीमेल्स में पेन को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस में इंटेंसिटी किस पीरियड में ज़्यादा होती है या कम होती है। और आप सिंपल इन दो चीज़ों को मेजर करना चाहते हैं कि मेल्स ज़्यादा बियर कर सकते हैं थ्रेशोल्ड, किसका कम है किसका ज़्यादा है पेन इंटेंसिटी, और फीमेल्स ज़्यादा पेन बियर कर सकती हैं। अब वो पेन भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अब देखिएगा, समटाइम्स मैं एग्जांपल देता हूँ तो मैं एग्जांपल बहुत सिंपलीफाई करके बता रहा होता हूँ, लेकिन जब आप इस पूरी बात को रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वहाँ पे आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पेन इन लेवल ऑफ पेन इंटेंसिटी इन मेल्स एज कंपेयर टू इन फीमेल्स, तो आप इन दो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। और जब आपने रिजल्ट कंपाइल किए, उसको SPSS पे एनालाइज किया, तो आपको पता चला कि एक ख़ास एज टाइम पे ख़ास एज ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल डेट विल बी 60 to 65 ईयर्स ओल्ड, अब वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, कि थ्रेशोल्ड लेवल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। यानी कि मैं रैंडम सी रफ से एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। ये रिसर्च हो सकता है कहीं पे हुई हो, नहीं हुई तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए। तो आप जेंडर और पेन को देख रहे थे, लेकिन एट द एंड आपको एक स्पेसिफिक एज ग्रुप भी मिल गया। तो वो डाटा जो हमारे पास इस तरह कंसीडर होगा जो एक्सटर्नल, उसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल का नाम देंगे, जिसको आप फोकस नहीं कर रहे थे लेकिन वो रिजल्ट पे अपना आप शो कर रहा है कि इसका इफेक्ट आपके वेरिएबल्स के ऊपर है, तो इसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल का नाम देते हैं। होप सो आपको इन पॉइंट्स की समझ लग गई ही होगी। अब हमने पॉपुलेशन और सैंपल्स में सर ये जी पूछिए। कंफाइनिंग वाली एग्जांपल जरा रिपीट कर देंगे। टेम्परेचर का, यानी कि जब हम ये आगे एग्जांपल दोबारा भी आएंगी। कंफाउंडिंग, आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को मॉनिटर कर रहे हो, आप एज को और पेन को डिस्कस कर रहे हैं किसी आर्टिकल के अंदर, और उस पे आपका टेम्परेचर इफेक्ट करने लग जाता है। अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो वो आपका इंडिपेंडेंट एज किसी भी एज पीरियड के अंदर वो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, और डिपेंडेंट यानी कि पेन को भी टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा एक्सटर्नल कंपोनेंट या फैक्टर
जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स को अफेक्ट कर रहा हो, ऐसे वेरिएबल को हम कंपाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि किसी अच्छी रिसर्च में, जिसमें हम हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं, उसमें इन वेरिएबल्स को कम से कम होना चाहिए। जितने कंपाउंडिंग वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, उतनी आपकी रिसर्च क्वालिटी अफेक्ट करेगी। इसी तरह एक्सटेनियस वेरिएबल, ये भी आपने पहले ही रिसर्च करने से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी कि इसमें कोई एक्सटेनियस वेरिएबल तो नहीं है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल और कंपाउंडिंग वेरिएबल कम होंगे तो आपकी हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होगी। पॉपुलेशन और सैंपल, बच्चों यहाँ पे मैं ना कुछ बातों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ को मैं जल्दी से गो थ्रू कर दूंगा। तो अगर फिर भी ना समझ लगे तो आप मुझे रोक के पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज हमारा जो इसके अलावा पोर्शन है डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, आरसीटी और क्वालिटेटिव, तो वो चार कैट टॉपिक्स जो हैं, क्रिटिकली अफेयर्स टॉपिक्स, उनको हमने कवर करना है। पॉपुलेशन जितना भी हमारे पास टोटल है, उस टोटल पॉपुलेशन में से हम कुछ ग्रुप्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो उसे हम सैम्पलिंग टेक्निक का नाम देते हैं। वो सैम्पलिंग टेक्निक्स डिफरेंट वेज से होती है। उसके लिए हमने टारगेट पॉपुलेशन को कंसिडर करना है कि किस जगह पे कितना ये रेट फैल रहा है। आप लोग अगर न्यूज़ सुनते हो तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि जी इस वक्त हमारे लाहौर में और फिर पंजाब में और फिर पाकिस्तान में और फिर इसके बाद दुनिया में, यानी कि ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिस पे न्यूज़ आ रही होती हैं कि कोरोना का फैलाव इतने परसेंट है। अब वो जो कोरोना स्प्रेड कर रहा है, कोरोना स्प्रेड रेट न्यूज़ के अंदर अगर लाहौर का बताते हैं, मैं अभी एक न्यूज़ में देख रहा था कि उन्होंने कहा कि इस वक्त लाहौर के तकरीबन 6 से 7 लाख लोग वो कैरियर हैं कोविड-19 के, उनको सैम्पलिंग नहीं हुई। अब ये किस तरह पता चला कि 6 to 7 लाख, ये एक प्रोबेबिलिटी उन्होंने फाइंड आउट की। जितने वो टेस्ट कर रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन पे से उन्होंने सैम्पलिंग साइज की और उसको फिर एनालाइज किया और हमें एक रेट मिल गया। तो ये सारा काम रिसर्च के अंदर किया जाता है। हमने टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पे कंसीडर करना है कि वो किस तरह की है, और टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट आ रहे हैं, उनको हम अपनी रिसर्च के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा हम डेमोग्राफी के किसी एक स्पेसिफिक रीजन पे, लाहौर की अगर हम बात कर रहे हैं तो लाहौर हमारे पास वो स्पेसिफिक एरिया हो जाएगा। इसी तरह हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो स्पेसिफिक एक कंट्री लोकेशन है जहाँ से हमने डाटा कलेक्शन करनी है। डीपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम रिसर्च करते हैं तो हम अपने क्लिनिकल सेटिंग को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। अगर मैंने अपने फाइनल ईयर में रिसर्च की थी तो मेरा वहाँ पे जो टारगेट पॉपुलेशन थी वो पीटी ओपीडी ऑफ न्यू हॉस्पिटल थी। इसी तरह आप जब करेंगे तो वो हुसैन हो सकता है या किसी भी और हॉस्पिटल में जब रिसर्च करोगे तो आपके वो क्लिनिकली टारगेट पॉपुलेशन वहाँ से आपको मिलेगी। इसके अलावा समटाइम हम एसेसिबल पॉपुलेशन को भी कंसिडर कर रहे होते हैं, और यही जो क्लिनिकल हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं ये एसेसिबल है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स वो अगर ऐसी रिसर्च करते हैं जो कि जस्ट ऑब्जर्वेशनल है, तो उनको डाटा कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो वो ख़ास जियोग्राफिक एरिया के अंदर जाके डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। टेम्पोरल का मतलब बच्चों समझ लीजिएगा, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमने कोविड रेट इन लाहौर इन 2020 अगर मॉनिटर करेंगे, तो जब भी टाइम का वर्ड किसी जगह पे आ जाएगा तो डैट मीन्स कि वो टेम्पोरल हमारे पास डाटा होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है जब भी हमने रिसर्च करना है, तो ये कल हमने काफ़ी लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। सैम्पलिंग फ्रेम के कितना आपने सैंपल साइज लेना है, इसके कुछ फार्मूलाज होते हैं। उन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सैंपल फ्रेम, सैंपल साइज अपना मॉनिटर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जो हमने सैम्पलिंग करनी है तो वो दो टाइप्स की होती है, रैंडम और नॉन रैंडम।
अब इनका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम डाटा को रैंडमली डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर असाइन कर लेते हैं, और नॉन रैंडम के अंदर हम अपनी मर्जी से डाटा को पुट करते हैं। इनमें अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 मेथड्स हैं, ये बहुत अच्छे से समझ लें आपने। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के आपने जिस तरह मैंने कल बताया कि लॉटरी मेथड के थ्रू कर रहे हो, या आप जितना एक पहला पेशेंट आएगा तो उसे आप ग्रुप ए में रख रहे हैं, सेकंड पेशेंट आ रहा है उसे आप ग्रुप बी में रख रहे हैं। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, हम एक सिस्टम के थ्रू ग्रुप्स बना लेते हैं कि हमने 5 पेशेंट्स को ग्रुप ए में रखना है, 5 को ग्रुप बी में रखना है। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड रैंडम प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि आपने ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स को फिर आप फर्दर जो है डिफरेंट असाइन करते हैं, उनकी सैम्पलिंग प्रोपोर्शनल के कितना रेशो है उनमें उसको डिवाइड कर दिया जाता है। और क्लस्टर सैम्पलिंग की मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, आप एक दफ़ा आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, फिर डिफरेंट डाटा को आप आपस में कंपेयर करते हो, डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हो। मैंने जो फ्रोजन शोल्डर के ऊपर टेक्निक्स अप्लाई की थी, मेटलैंड और मसल एनर्जी टेक्निक, इनको कंपेयर किया गया। अब मेरे पास ब्रॉडली 2 ग्रुप्स बन रहे थे, उन दोनों के अंदर मेल्स और फीमेल्स में मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मैंने रिसर्च कंडक्ट कर ली। फिर जब मैंने डाटा को एनालाइज किया तो उसमें हमारे पास 40 से लेके मेरे पास 65 ईयर्स एज तक इंक्लूजन क्राइटेरिया था कि इतने एज के मैंने पॉपुलेशन कंसिडर करना है। तो 40 से 50 रेंज में सबसे ज़्यादा पेशेंट थे, 50 से 60 में पेशेंट कम हो गए थे। तो पहले सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग मैंने लॉटरी मेथड के थ्रू की, और उसके बाद फिर डिफरेंट एज ग्रुप वाइज उसको मैंने डाटा को कंपेयर किया है। 40 से 50 मेल्स एंड 40 टू 50 ईयर्स ओल्ड फीमेल, ये एक मेरे पास ग्रुप बन गया। फिर इसको मैंने आपस में कंपेयर किया कि जी इस एज पीरियड में किसमें ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर के चांसेस होते हैं, और फिर अल्टीमेटली टेक्निक्स को कंपेयर करना था कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव है, किसमें आउटकम हमें ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको समझ लें, और हमारा ये सैम्पलिंग वाला यहाँ पे मैं वाइंड अप करूँगा। पर्पसिव जजमेंट सैम्पलिंग, जितना भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस पर जब हम वो कर रहे हैं तो वो किसी पर्पस के थ्रू हम पर्पसफुल सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। जो हमारा रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने अपनी रिसर्च कंडक्ट करना है, तो वो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हमारा डाटा कलेक्शन होगी, तो वो पर्पसिव होती है। इसी तरह कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग से क्या मुराद है, आजकल लॉकडाउन है और आपको रिसर्च टॉपिक सपोज मिल चुका, और आपने हर जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी सबको बॉडी के डिफरेंट रीजन वाइज टॉपिक असाइन किए थे, तो इसी तरह आपको उस स्पेसिफिक रीजन के टॉपिक मिल चुके हैं जो जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। क्लिनिकल आपकी पीटी ओपीडी बंद है, तो आप क्या करोगे, आप अपने घर में आपके आसपास जो पेशेंट है उनको असेस करते हो और उनके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हो। ये क्या होगी, कन्वीनियंस है, आपके लिए आसानी है। इसी तरह आप कॉलेज आ रहे हो, आपकी पीटी ओपीडी काम कर रही है, यहाँ पे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन आपका टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर स्ट्रोक या न्यूरो का आपने कोई टॉपिक कंसिडर किया है और आपके पास न्यूरो के पेशेंट कम आ रहे हैं, तब आप क्या करोगे, किसी रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट पे जाके विजिट कर लो। यहाँ आपके घर के पास कोई एक ऐसा अदारा है जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हो, तो जहाँ पे रिसर्चर के लिए आसानी हो तो वो डाटा वहाँ से कलेक्ट करता है, तो उससे हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग का नाम देते हैं।
इसी तरह कोटा सैम्पलिंग है, पूरे लाहौर के अंदर आपने रिसर्च करनी है, लेकिन आप अपने घर के एक ख़ास हिस्से को आसपास जो भी एरिया है वहाँ पे फोकस कर लेते हो और वहाँ पे आप डाटा कलेक्ट करते हो, तो वो कोटा कहलाता है कि आपने एक कोटा फिक्स कर लिया कि जी इतने हमने कोटा से डाटा कलेक्ट करना है। स्नोबॉल, स्नोबॉल क्या है कि आप किसी भी रीजन पे एक कंसिडर करते हो पॉपुलेशन को, और उसमें कुछ पर्सन्स से आप इंटरव्यू करते हो और उनको कहते हैं कि जी हम रिसर्च के अंदर आपको कंसिडर करना चाहते हैं। स्नोबॉल, और अगर टाइम पीरियड के अंदर आप मॉनिटर करेंगे किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप जुलाई का डाटा लेना चाहते हो, आप जनवरी फरवरी का डाटा लेना चाहते हो, तो जब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का डाटा होगा आपके पास तो वो टेम्पोरल सैम्पलिंग कहलाएगा। ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसमें आप देखेंगे रैंडमली हम असाइन कर रहे हैं और फिर उनको कंपेयर कर रहे हैं। सैंपल तो साइज सर मॉनिटर, स्नोबॉल कंसेंट फॉर्म कंसेंट में भी तो आ जाएगा, हाँ कंसेंट में कंसिडर कंसेंट, कर सकते हैं। कंसेंट तो हमने सब में लेना होगा, किस में कह रहे हो आप? स्नोबॉल का आप कह रहे हैं ना कि हम पूछेंगे, हम आपको कंसिडर करना चाहते हैं पेशेंट या जो हम्म, भी होगा जी, उसको, तो हाँ हाँ। मतलब फिर मैं ये कह रही हूँ तो ये कंसर्न में ही आ जाएगा, मतलब इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो ऐसे करेंगे। कंसर्न कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तो क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? जी सर, कंसर्न मतलब हम उससे परमिशन ले रहे हैं ना, मतलब हाँ उसको हाँ कंसिडर कर रहे हैं पेशेंट को, तो मैंने कहा हाँ, स्नोबॉल को अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको मैं ना एक और यहाँ पे मेरे पास मैं अभी स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे, तो उसमें भी इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ पे इसकी पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, ये सैम्पलिंग और बाकी जो टेक्निक्स हैं इस पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें, फिर ये मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम बाकी डाटा मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ तक कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं? जी सर। चलिए ठीक है, ये मीटिंग एंड होती है तो फिर इसे रिज्वाइन करिए।